4 बच्चों से अपने कोचिंग सेंटर की शुरुआत करने वाले एक ऐसे बेटे ने बिहार राज्य के पटना में अपनी कोचिंग को स्थापित किया और पूरा विश्व उसको देख रहा है। आज मिलियन से अधिक छात्र वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे हम युवा और शानदार व्यक्तित्व के धनी खान सर के साथ हैं। शुभकामना। धन्यवाद सर, आप सबको। खान सर हमें भी देखते थे, हम इनको भी देखते थे। समान विचारधारा के लोग कभी कभी बहुत देर में मिल पाते हैं। तो आज हम लोगों की मुलाकात हुई है पटना में। वह दिन कैसा लगा जब 4 बच्चों के साथ उस दिन आपने अपना हौसला खो दिया था, हौसला बढ़ा था? किस तरह से आत्मबल का संचार हुआ था आपके बीच? जब हम शुरुआत किए थे कोचिंग में तो पढ़ाने में तो 4 बच्चे ही थे। तो कभी ये जैसे होता है ना कि जो व्यक्ति मतलब बड़े क्राउड को देखा नहीं, उसके लिए वो 4 बच्चे से शुरुआत करना ऐसा नहीं था कि हमको ये नहीं लगा था कि आज इतना मतलब स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था कि जो 4 हैं उनको ही हम सब कुछ समझ के उन्हीं को जितना बेहतर से बेहतर दे सके उतना पढ़ाएंगे। हम ये सोच के पढ़ाए थे कि इनके क्वालिटी में कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे वो 4 कब लाख में बदल गए सब पता नहीं चला। चारों बच्चों का स्मरण है, नाम उनका याद होगा? उन लोग को बाई फेस एकदम बेहतर ढंग से उन्हें जानते हैं। वो लोग अक्सर आते भी रहते हैं। और वो जितने बच्चे यहाँ से जुड़े हैं उन सब का स्नेह रहा। और सारे लड़कों का भी जो जहाँ सेटल है, जो जॉब में है, जहाँ जहाँ है, सब लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। हमें भी बहुत खुशी होती है कि जिनको डांट के पढ़ाएं। कभी कभी क्लास में जगह नहीं रहता है, अभी के वक्त में या पिछले 2 साल से ऐसे हो जाता है, तो ज़मीन पे लड़के बैठते हैं और घर से वो ना चावल की बोरी लेके आते हैं और यहाँ बिछा के बैठ के पढ़ जाते हैं। और उसमें से कई लड़के जब सफल होकर अधिकारी बन जाते हैं ना, तो आते हैं सर, तो बोरा साथ में रखे रहते हैं सर। और कहते हैं कि ये हम रखे रहेंगे सर, और अपने मतलब आने वाली ना पीढ़ी को दिखाएंगे कि देखो हम इस बोरा पे बिछा के 5 तल्ला पे चढ़ के, जगह नहीं रहता था तो पढ़े हैं और आज हमारे लिए कुर्सी लगती रहती है। तो बहुत खुशी होती है सर। कभी बोरे पर बैठने का एहसास है आपको? प्राथमिक कक्षाओं में पहले बोरे थे और विद्यालय के भवन नहीं होते थे, मिट्टी के भवन, खपरेल के भवन, झोपड़ी में विद्यालय चलते थे। चारपाई पर मास्टर साहब बैठ कर के पढ़ाते थे, कुर्सियां नहीं होती थी। मुझे तो एहसास है उसका। अपने कुछ है ऐसा? हम लोग भी वो दौर देखे हैं सर। सरकारी स्कूल में जब हम लोग पढ़े थे तो बिल्डिंग जैसे लगती थी ना, मतलब गिर मत जाइए सर पे, तो हम लोग जगह देख के बैठते थे। वो जगह पे गिरने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ मत बैठो, इधर बैठो। लेकिन सर उस दौर में एक चीज़ थी, गुरु में इंसानियत बहुत थी, मतलब दिल से पढ़ाया था लोग। आजकल ये सही चीज़ों का थोड़ा सा मतलब पतन हो रहा है। जो इंसानियत मतलब एक गुरु का कर्तव्य जो होना चाहिए बड़ा कम दे। वो बिल्डिंग भले कमज़ोर थी लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षक बड़े आधारशिला बहुत मजबूत थी। अब हमें लग रहा है कि जैसे उस समय तो सर शब्द का प्रचलन नहीं था। उस समय पंडित जी थे, बाबू साहब थे, मुंशी जी थे, मौलवी साहब थे, ऐसे लोग कहते थे। अब चूंकि अब के बच्चे इस बात को नहीं जान पाएंगे तो इस तरह से कहा जाता था। लेकिन सरगनाई और सर्किल टूर्नामेंट होते थे और बच्चों पर जान लड़ा देते थे लोग। रात को कक्षाएं चलती थी। इसका एहसास तो नहीं होगा? नहीं, वो हम लोग मतलब उतना, जैसे आप ये उम्र में, अनुभव में हमसे बहुत सीनियर हैं, तो वो वाला दौर मेरा नहीं था। लेकिन हम लोग के वक्त में भी था, टीचर वगैरह मतलब वो आ गया था, थोड़ा मॉडर्न टाइम आ गया था। लेकिन स्लेट पे पढ़ना, वो स्कूल में बोरा लेके जाना, ये सब चीज़ें हम लोग भी देखे हैं। अच्छा, कभी अगर रास्ता चलते आप जा रहे हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं तो उसमें 10 लोग हैं, तो कैसे जान जाएंगे कि फला अध्यापक, यह व्यक्ति कभी अध्यापक रहा होगा? कैसे आप जानेंगे? क्या हम इसमें हम क्या बता सकते हैं? अध्यापक में सबसे धोती कुर्ता वाला यदि होगा तो पता लग जाएगा कि अध्यापन रत रहे होंगे। अध्यापक में एक चीज़ ये होती है ना कि सबसे बड़ा उनके अंदर शालीनता, मतलब एक सादापन रहता है। वो सबसे बड़ा उनके अंदर का गुण यही रहता है, सादा जीवन रहता है। कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। ये विद्यालय इसी तो सीखने को मिलता है। उस समय की प्रार्थना कोई याद है? क्या कराते थे? अलग अलग, जैसे स्कूल चेंज हो गए तो कभी या कुंदे न दू हुआ, कभी वह शक्ति हमें दो, दया निदे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वो सारी चीज़ें इतनी बेहतर लगती थी, तो मतलब लगता था नहीं राष्ट्र के लिए भी हमें कुछ करना है। अच्छा, व्यायाम भी होते थे, पीटी परेड होता था। और खान सर कभी उसका जो शनिवार को अंताक्षरी होती थी, उसका एहसास है? देखिए, हम आपको क्या कहें, एक चीज़ को आप गौर कीजिए, जब से मोबाइल आया ना, लड़कों से बहुत चीज़ें छीन लिया।
अब वो चीज़ें नहीं रह गई। वो एक स्कूल में जाने का जो वो रहता था कि यार ये स्कूल चलना है, वो सब चीज़ें इधर थोड़ा सा लगता है कि लड़कों में ये जो पीढ़ी आ रही है इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिला। ये लोग डिजिटली खोए रह रहे हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह प्रावधानित करता है कि बच्चों को आंख नहीं तरेर सकते, बच्चों को मारना तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को खड़ा भी नहीं करा सकते। उन दिनों यह होता था, मुर्गा बनाते थे, मारते थे, दंड देते थे, दुलारते भी थे। इन चीज़ों का कभी दंड का एहसास है? हम लोग तो बहुत पिटाए हैं लोग। अभी हम आपको बताते हैं, हम लोग जब क्लास 6 में पढ़ते थे तो हम लोग की एक टीचर थी, नम्रता मैडम पढ़ाती थी। हम लोग इतना मारती थी ना कि एक बार हम 8-10 लड़के कॉपी चेक कराना भूल गए। पहले कॉपी चेक होती थी, अब हम लोग भूल गए। अब पता चला कि नेक्स्ट शिफ्ट में जब कॉपी चेक की जाएगी तो पीछे वाला तो होगा। तो हम लोग 8-10 लड़के मिलके पैसा जमा करके पंडित जी के पास गए और यज्ञ करवाए थे। अच्छा, कि भगवान हम लोग का सुन ले और मतलब हम लोग को ना पीटे। और इत्तेफाक देखिए कि हम लोग के पीछे का चीज़ें चेक नहीं हुई थी। हाँ। और मैडम ने पीछे पेज नहीं पलटा। हम लोग बच गए। तब से लगता है कि नहीं भगवान है। अच्छा, पंडित जी ने क्या बताया? कहा कि काम हो जाएगा, क्या बोला था? और उस समय हम लोग की इतनी दुविधा थी कि हम लोग पिटाएंगे लोग, अब जो बोले वो सही है। अच्छा, उसके लिए लिया क्या? हाँ, थोड़ा जो दे दिया गया वो ले लिए। उन्होंने भी सोचा कि बच्चे हैं सब, जो लेना है ले लो। यह समय था दोस्तों, और मार खाते थे, मुर्गा बनाया जाता था और दंड दिया जाता था, लेकिन उसके बाद भी शिक्षक बच्चों से बड़ा प्यार करता था, प्रेम करते थे। वो दौर था, मतलब एक शिक्षक लगते थे कि परिवार का हिस्सा है, मतलब वो गार्जियन की तरह। लोग एक वक्त था जब मम्मी पापा से ज़्यादा डर टीचर से लगता था। अब बात मम्मी पापा पर आ गई है कि बड़ा उदंड हो गया है, और ऐसे कभी कुछ नहीं, पिताजी मेरे कभी मारे पीटे नहीं वहाँ पे। वो एक्चुअली शिप बिल्डिंग जो होती है मझगांव, डकयार्ड वगैरह वगैरह, जो डकयार्ड वगैरह शिप बनते हैं सब, वहाँ पे उनकी काफ़ी ड्यूटी रही थी शिप बिल्डिंग वगैरह में। तो फिर वो फॉरेन भी गए थे, विदेश में भी काम किया। तो बेसिकली वो शिप जो नेवी की हो गई या कॉमर्शियल शिप्स हो गए, सब उसमें कंस्ट्रक्शन में रहे। तो ज़्यादा देर वो घर पे मतलब बिताए भी नहीं हम लोग के साथ। क्योंकि मान के चलिए जब शिप में काम रहता था या फिर विदेश में रहना रहता था तो परिवार के साथ कम रहते, लेकिन कभी पीटे नहीं। मम्मी तो भाई बहुत बढ़िया से पीटी। उसके बाद दुलारती भी रही होंगी। हाँ। किस बात पर पीटती थी मम्मी? आप तो बड़े अच्छे बच्चे थे, खराब नहीं थे। ये लोगों को लगता है सर, ऐसा नहीं है। लड़का जितना बदमाशी करेगा वो अच्छा ही है, वो उम्र ही है बदमाशी करने का, तब नहीं करेगा तो कब करेगा। अच्छा। उस समय आज जिस बात के लिए पिटाई है 2 दिन बाद फिर वही काम करना रहता है। तो वो दौर रहता था, सारे लड़के पिटाते हैं। माँ बाप का पीटना भी ज़रूरी है ताकि उन्हें एहसास हो कि कोई है हमारे ऊपर डांटने बोलने वाला। अच्छा, क्या यह लगता है क्या कि जैसे जो बच्चा भोला भाला ऐसे करके और ऐसे बैठा हुआ है, उसके बनिस्पत जो बच्चा चंचल है, कुछ लगातार हरकत कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा? अब ये परफॉर्मेंस भी 2-3 टाइप का होता है ना। जैसे जो चंचल वगैरह है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहेगा, थोड़ा एक्टिव रहेगा। तो दुनिया में सक्सेस के ना एक रास्ते नहीं, हर जगह सक्सेस होता है। तो कुछ रास्ते हैं जो शालीन लोगों के लिए हैं, कुछ हैं जो एकदम वीर रस वाले चाहिए वहाँ पर। तो जो जिस हिसाब से उस हिसाब से उसको जाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए व्यक्ति को। खान सर के कोचिंग में और जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसमें राष्ट्रीयता और फंडामेंटल ड्यूटी, ब्रदर, फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में है और आप ठीक से उसको परिभाषित भी करते हैं। तो बहुत छोटा सा है, एक पन्ने का है, फंडामेंटल ड्यूटी, नागरिक कर्तव्य। लगातार आप डटे रहते हैं और लोगों को बताते भी हैं। क्या लगता है कि जैसे ही पटना आए हैं तो एक चीज़ हमने देखा है कि हार्न, पों पा, मतलब ध्वनि प्रदूषण इस तरह का कि ऑटो वाला भी बजा रहा है, मोटरसाइकिल वाला भी बजा रहा है, बस वाला भी बजाया जा रहा है, तब तक टोटो वाला आ गया वो अभी बजाया जा रहा है, सब बजाए जा रहे हैं। और लग रहा है कि जैसे पागलों की मंडी में हम आ गए हैं। इसको कैसे, जैसे एक तो कानून का डंडा चलना चाहिए, दूसरे जागरूकता, आप किस दृष्टि से देखते हैं इसे? हम इसको दोनों दृष्टि से देखते हैं। कानून का डंडा थोड़ा ज़्यादा चलना चाहिए, वरना बोला जाता है भय बिना प्रीत का। तो डर जरूरी है कानून का। और दूसरा, लोगों के अंदर खुद से जागरूकता रहनी चाहिए, चाहे कहीं पे भी हैं आप, दुनिया की किसी भी चल में। देखिए, ये जो दुनिया में है, हमारा मानना है, हमारे गुरुजी बोलते थे कि ये जो तुम दुनिया में जी रहे हो, ये एक समझ के चलो भगवान तुमको भेजा है, और ऊपर से वो फिल्म का शूटिंग है, तुम्हारा रोल है। हर क्षण तुम्हें एक रोल निभाना है, हर क्षण वो रोल ऊपर वाला देख रहा है। जिस दिन बहुत ज़्यादा खराब करोगे, कह देगा हटाओ इसको, फिल्म से हटाओ, पृथ्वी से हटाओ इसको,
तो हमारा हर क्षण एक कर्तव्य बनता है। हम कोई विद्यार्थी अगर क्लास में बैठा है तो उसका अलग कर्तव्य है, टीचर पढ़ा रहा है तो उसका अलग कर्तव्य है। हर व्यक्ति का एक रोल है, फिक्स रोल है, उसको निभाना है। और इसमें अगर वही निभाएगा तो सही हो जाए। देखिए जापान, अमेरिका, लोग कहते हैं ये देश आगे, गलत बात है। उस देश के लोग आगे, उस देश में लोगों की सोच आगे। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे पहले हम वाली भावना है। जैसे आपने बोला सड़क पर, मतलब लोगों को लगता है कि बाकी लोग रुको, हमको निकलने दो ना, बस बाकी लोग रुक जाओ। तो ये मानसिकता गलत है। क्या करना चाहिए हम जैसे लोगों को? जैसे जितनी सुधार की संहिता उनकी है, उनसे अधिक तो हमारी है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? जैसे कैसे होगा कि भैया हम गए 2 देशों में हमारा जाना हुआ, तो भूटान जैसे हम गए, जैसे ही हम भूटान के बाहर थे और गेट में जैसे ही हमने प्रवेश किया, वहाँ हमने कोई हार्न नहीं सुना। और पैदल वाले पहले क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद वाहन जाएगा, तो कोई हार्न हमने सुना ही नहीं। फॉरेन में भी लोग बताते हैं कि हार्न अगर कोई बजा देता है तो लगता है कुछ हो गया क्या। तो हम लोग कैसे करें, कैसे जागरूकता लाएं? ये जो चीज़ें हैं जागरूकता लाने में, इसमें बड़ा लंबा समय लगेगा। और जैसे आप फॉरेन की बात कहें, बेशक भूटान सही है। और एक और समस्या आप देख रहे हैं भारत में, जितना सड़क पे कंजम्पशन जनसंख्या का भारत में है ना, उतना भूटान में नहीं है। एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, सड़क कंजम्पशन उस हिसाब से प्लानिंग नहीं की गई है। सड़क है, अब जाम लग रहा है, लगे तो कुछ जिम्मेदारी। अब जैसे लोगों, एक सिंपल सा बात करते हैं, आप इंडिया में ही देखिए, नोएडा देख लीजिए, पूना मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, यहाँ देखेंगे तो आपको भी अनुभूति नहीं होगी इस चीज़ की। आप भी लगेंगे नहीं यार, ये हमारा देश भी बदल रहा है। तो ऐसा नहीं कि बदलेगा नहीं, हम और आप ही बदलेंगे, वक्त तो लगेगा ही यार। देखिए रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से तो नहीं रोक सकती। एक दिन इस भारत माँ की शक्ल बदलेगी और इस भारत के लोग ही इसको बदलेंगे, पूर्ण विश्वास है। हाँ, थोड़ा सा रफ्तार धीमी है बदलने की। दोस्तों, हम दोनों का अनुरोध हम ज्ञापित करते हैं, पूरे देशवासियों तक संप्रेषित करते हैं कि यह चीज़ें, जैसे रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गई और ट्रेन अभी निकल नहीं रही है, अभी निकली नहीं, तब तक फिर किक मारा और किक मार के स्टार्ट कर दिया। तो एक तो उतना फ्यूल का नुकसान हुआ, हमारे आर्थिक बोझ एक तरह से हुआ, छोटा छोटा बचाया जा सकता, अपने देश में पैदा नहीं होता। दूसरे, जैसे ही ट्रेन निकल गई वैसे सब हार्न बजाया जा रहा है, उसका एक मानक है, तभी तो खोलेगा। तो देखिए, हम सब अपना अनुरोध विनम्रता के साथ आप तक हम भी हाथ जोड़ के कहते हैं, भाई इस देश को, लोग कहते हैं ना कि सिस्टम सुधारो, सिस्टम हम ही लोग से तो बना है। अच्छा देखिए, लोग कहते हैं कि देश में करप्शन है, देता कौन है? किसी को ट्रेन में टिकट नहीं मिला, वो तुरंत खोजता है, कोई दलाल मिला, 200 रुपया एक्स्ट्रा दो, थमा दो। होता है कि नहीं? आधार कार्ड नहीं सुधर रहा है, किसी का इमरजेंसी, अरे 500 लो मेरा बना दो। कहीं ना कहीं तो शुरुआत हम ही लोग करते हैं। शुरुआत है, और वहाँ काम नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है, तो उसको भी ललकारना है। सवाल बात ललकारने पर आ गई कि ललकारा जाए, और जिंदा कौमें अगर नहीं ललकारेंगी, चुप रहेंगी, तो सिस्टम बिगड़ेगा। ये जो आपने ललकारने की बात कही, ये हम लोगों को अंग्रेजों ने इसको पूंछ कांच के रद्द कर दिया। हम लोग के अंदर ना डर बैठा दिया गया, मुखिया जी के खिलाफ बोलेंगे वो कर देंगे, विधायक जी के खिलाफ बोलेंगे ये कर देंगे, दरोगा जी के खिलाफ बोलेंगे वो कर। ये बाप दादा परदादा से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, उनको पीटा, वंशज से पीटते हैं। धीरे धीरे ये मानसिकता बैठ गई, दादा परदादा से देखते गए, अरे बड़े आदमी उनके खिलाफ मत बोलो। अरे संविधान है यहाँ पर, बड़े आदमी कौन सा होते हैं? मतलब कूच काच के ठीक कर दिया। देखिए, यही वह टैक्ट है जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं, और खेल खेल में खान सर लोगों के भीतर तक यह बात बैठा देते हैं। ब्रदर, आपको केवल बच्चे ही नहीं देखते, आपको तो सब देखते हैं। मतलब 3-4 पीढ़ियों को आप मेंटेन करते हैं। छोटा बच्चा भी देखेगा और उनकी मम्मी भी देखेंगी, पापा भी देखेंगे, उनके पापा, 3-4 पीढ़ियों को आप मेंटेन करते हैं, वो लोग देखते रहते हैं। तो कूच काच के ये कौन कौन सी भाषा आप प्रयोग करते हैं? जैसे एक तो मगधी है, अवधी है, क्या क्या, भोजपुरी है? हम जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस भारत माँ की भाषा है। वाह वाह। और हमें भारत माँ की भाषा, हमें नाज है अपनी संस्कृति पर, और हम क्यों दूसरे की संस्कृति में ले? यहाँ पर हम अपनी भाषा में हमारा विद्यार्थी न समझ जाए या एक आम व्यक्ति न समझ जाए, तब ना हमें दूसरे की भाषा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या किया गया, लॉर्ड मैकाले को शिक्षा दिया गया यहाँ पर। अब बताइए, आप दे दिए बिल्ली को दूध की रखवाली, बहुत अच्छा किए। लॉर्ड मैकाले को जब शिक्षा की व्यवस्था दिया गया, इस तरह से बनाया ना उसने कि शिक्षा को पहले बाउंड्री में बांध दिया। आज किसी लड़के को, 10th का कोई लड़का है, सीधी सी बात, आप उसे फिजिक्स का या केमिस्ट्री कोई भी चीज़ अगर आप उसे 11th का दीजिएगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि वो समझ सकता है या नहीं, वो नहीं, अरे ये मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि 200-300 साल से उसके ऊपर ये बोझ डाल दिया गया कि ये तुम्हारा नहीं है। जबकि वो चाहे तो 9th में ही वो कर सकता है उसको, लेकिन ये डाला किसने बोझ?
हमें हमारी एक पीढ़ियों को अंग्रेजों ने मानसिक रूप से नपुंसक बना दिया। इसको हमारी लड़ाई उनसे है। और ये मेरा पता नहीं भगवान ये मेरा सपना पूरा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हमारा ये अपना मतलब ये मेरी सपना है कि एक दिन हमारे देश में भी शिक्षा जो है ना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को टक्कर दे सके वहाँ पर, और हम अपनी भाषा में टक्कर दे सके वहाँ पे। चाइना ने इस चीज़ को समझा। चाइना में राष्ट्रपति को अच्छा से अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। उसने कहा कि हम अपने युवाओं का जो मेन क्षमता है वो हम दूसरे की भाषा सीखने में लगा देंगे तो टेक्नोलॉजी कहाँ से सीखेंगे। आज देखिए वो एशिया का मरीज कहा जाता था, दादा बन गया एशिया का। तो ये चीज़ हमें सुधारना है और हमारी तो यही कोशिश रहती है।